नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और खुद को परख सकते हैं कि आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने किस बोली का नामकरण किया है? तो ब्रजबुली, कौरवी, राजस्थानी या बिहारी? तो ये कौरवी बोली का नामकरण किया है राहुल सांकृत्यायन ने। और ब्रजबुली का नामकरण ईश्वरचंद्र गुप्त ने ब्रजबुली का किया है ईश्वरचंद्र गुप्त ने। और राजस्थानी और बिहारी हिंदी का नामकरण किसने किया है? तो ये किया है ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली नहीं है? अवधी, बघेली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी? तो ये है भोजपुरी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके? बिहारी हिंदी के। और ये अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसे उदासीन आकार बहुला कहते हैं। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ के लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादा तासी, महेश दत्त शुक्ल? तो ये हैं गारसादा तासी। और ये इनका हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। और ये ग्रंथ फ्रांसीसी भाषा में है। और इसमें 738 कवि हैं। कितने कवि? तो 738 कवि। हिंदी के 72 कवि हैं। कितने? हिंदी के 72 कवि हैं। शेष उर्दू के कवि हैं। और इस ग्रंथ का अनुवाद जो है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का अनुवाद जो है 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन नहीं है? भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, चारण काल? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन नहीं है। तो ये नहीं है चारण काल। और ये चारण काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा चारण काल नाम दिया गया है। और भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल ये तीनों बच्चन सिंह के द्वारा दिया गया। और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है अपभ्रंश काल। दूसरा भक्ति काल का समय है 1400 से 1650 ईस्वी। और तीसरा है रीतिकाल का समय है 1650 से 1857 ईस्वी। और चौथा है आधुनिक काल का समय है 1857 से अब तक। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या मानी गई है 8, 9, 12, 7। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है और इन्हें
नवनाथ भी कहते हैं। नवनाथ क्या कहते हैं? नवनाथ। और ये गोरच सिद्धांत में नवनाथों का नाम दिया गया है और वो है नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, और मलयार्जुन। ये नवनाथों हैं। आपसे इनमें से ये नाम दे दिए जाएंगे और इनमें से किसी एक का नाम नहीं रहेगा और पूछ लिया जाएगा इनमें से नवनाथों में कौन नहीं आते हैं या कौन आते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना है स्वयंभू, पुष्य या पुंड, अब्दुल रहमान, सरहपा। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। ए ऑप्शन आपका सही है। पुष्य या पुंड को अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। किसने? शिव सिंह सेंगर ने माना है। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है पहला कवि, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आपसे पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? तो वो अब्दुल रहमान को माना है। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है। सरहपा को किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। आपका प्रश्न दो तरीके से भी बन सकता है। स्वयं कवि का नाम दे दिया जाएगा और या तो रचनाकार का नाम पूछ लेगा किसने माना है या कौन कवि हैं। हम लोगों को दोनों तरीके से तैयार रहना है। अगला प्रश्न है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। पंचमेल खिचड़ी। रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। क्या कहा है? सधुक्कड़ी। किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। और कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर। भाषा का डिक्टेटर। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना किसने की है? श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये रचना है श्रीधर पाठक की और ये द्विवेदी मंडल के कवि हैं। किस मंडल के? द्विवेदी मंडल के। और इनका जीवन काल है, जीवन काल इनका श्रीधर पाठक का है तो ये है 1859 से 1928 ईस्वी। इनका जन्म 1859 ईस्वी में और मृत्यु इनकी 1928 ईस्वी में। ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो वो हैं श्रीधर पाठक।
और कश्मीर सुषमा का प्रकाशन 1904 ईस्वी। कब हुआ था ये कश्मीर सुषमा का प्रकाशन? तो ये हुआ था 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना नहीं है। हिल्लोल, युग का मोल, ये मोल है, युग का मोल। विश्वास बदलता ही गया, धरती। तो इसमें से शिवमंगल सिंह की रचना कौन सी नहीं है? तो ये धरती, ये त्रिलोचन की रचना है। किसकी रचना? त्रिलोचन की। और ये 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई, 1945 ईस्वी। और ये त्रिलोचन की का प्रथम काव्य संग्रह है, प्रथम काव्य संग्रह है। आपसे पूछा जा सकता है त्रिलोचन का प्रथम काव्य संग्रह, तो वो है धरती। और कब प्रकाशित हुई? तो 1945 ईस्वी में। और हिल्लोल 1939 ईस्वी में। और ये शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह है, प्रथम काव्य संग्रह। और युग का मोल, विश्वास बदलता ही गया, ये त्रिलोचन की ही रचना है। और इनका जन्म जो है 1915 ईस्वी में। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म, शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 ईस्वी में झगरपुर, उन्नाव में हुआ। कहाँ पर? झगरपुर, उन्नाव में। और मृत्यु इनकी 2002 में इनकी मृत्यु हुई। और मूल नाम शिवमंगल सिंह। क्या है मूल नाम? शिवमंगल सिंह। और उपनाम सुमन है इनका। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, नंद दुलारे वाजपेयी। ये दुलारी हो गया है, तो ये नंद दुलारे वाजपेयी है। रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल। तो ये जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, नंद दुलारे वाजपेयी ने, नंद दुलारे वाजपेयी। और ये प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध से किया है। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किस नाम से किया है? तो प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया है। और नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। और प्रयोगवाद का आरंभ जो है, प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में। कब? 1943 ईस्वी में। अज्ञेय के संपादकत्व में। किसके संपादकत्व में? अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है, तार सप्तक से माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो
1943 ईस्वी से अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रपद्यवाद के कवि नहीं हैं नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता या नरेश? तो नरेश मेहता जी नहीं हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। और प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नकेनवाद। नकेनवाद। और इसका प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने, प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्यवाद नाम से, किसके नाम से? नकेन के प्रपद्यवाद नाम से किया। ये जो है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ये तीनों बिहार के कवि हैं। इनके जो है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश जी के प्रथम अक्षर को आधार मानकर ही नकेन बनाया गया है। नलिन विलोचन शर्मा का न और केसरी के और नरेश के न से इसी का नाम जो है नकेन, इन्हीं के नाम पर नकेन बनाया गया। और आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ये तीनों कवि कहाँ के हैं? तो ये तीनों कवि बिहार के हैं। और नकेनवाद को प्रपद्यवाद नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जगदीश गुप्त की काव्य रचना है नाव के पाँव, माया दर्पण, इतनी पत्थर रोशनी, शब्द सेतु? तो ये जगदीश गुप्त की रचना है नाव के पाँव। माया दर्पण श्रीकांत वर्मा की रचना है, श्रीकांत वर्मा। और इतनी पत्थर रोशनी चंद्रकांत देवताले की, किसकी है? चंद्रकांत देवताले की रचना है। और शब्द सेतु रामदरस मिश्र की, किसकी रचना है? शब्द सेतु रामदरस मिश्र की। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाई है? जानकी मंगल, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, रत्नावली? तो ये जो है भारतेंदु जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई है जानकी मंगल नाटक में। और नील देवी में पागल की भूमिका निभाई है, किसकी? पागल की भूमिका। और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका, सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई है। और रत्नावली इनकी नाटिका है, क्या है? नाटिका है। और ये इनका अपूर्ण नाटक है, अपूर्ण नाटक है। अगला प्रश्न है, अंतर्जातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? भिखारिणी, तितली, संघर्ष, माँ? तो ये किया गया है भिखारिणी उपन्यास में। और इस भिखारिणी उपन्यास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और माँ उपन्यास में माँ की महिमा एवं आदर्श का चित्रण किया गया है। माँ की महिमा और आदर्श का चित्रण है। और ये भी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और संघर्ष में जो है आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का वर्णन है। संघर्ष में किसका वर्णन है? तो आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का वर्णन है, निष्फलता का वर्णन। और ये 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, 1945 ईस्वी में। और तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद का है, किसका? जयशंकर प्रसाद का। और ये 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इसमें पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग के शोषण का चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया गया है तितली में? तो पूंजीपतियों द्वारा
निम्न वर्ग के शोषण का चित्रण, निम्न वर्ग का के शोषण का चित्रण है। आपसे पूछा जाएगा कि पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग के शोषण का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, तो वो तितली उपन्यास में किया गया है। आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का वर्णन, तो वो संघर्ष उपन्यास में किया गया है। माँ की महिमा और आदर्श का चित्रण, तो माँ उपन्यास में। और अंतर्जातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण तो भिखारी उपन्यास में किया गया है। अगला प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास का पात्र नहीं है। सुमन, गजाधर, शांता, सोफिया। तो ये जो है सोफिया नहीं है। सोफिया रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। किसका? रंगभूमि। और ये 1925 में प्रकाशित हुआ है। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, सादर में प्रणाम करता हूँ, ये मैं है। मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये जो है डी ऑप्शन आपका सही है, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। का अर्थ आदर सहित। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द पहचानिए। सोरठा, चित्रकार, परख, थन। तो ये है तत्सम शब्द, बी ऑप्शन आपका सही है, चित्रकार। और चित्रकार का तद्भव रूप चितेरा होता है। और ये सोरठा, परख, थन, ये तीनों तद्भव शब्द हैं। सोरठा का तत्सम रूप सौराष्ट्रक होता है। और परख का परीक्षा, तत्सम रूप परख का परीक्षा। और थन का स्तन तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? जयभट्ट, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। ये हुआ है नागरी या देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के, कहाँ के? गुजरात के राजा जयभट्ट। ये सन आपका सही है, जयभट्ट। जयभट्ट 7वीं से 8वीं शताब्दी में। कब? 7वीं से 8वीं शताब्दी। 7वीं से 8वीं शताब्दी में जयभट्ट के, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। तो ये है रूपक अलंकार, बी ऑप्शन आपका सही है। और चरण कमल बंदो हरिराई का अर्थ है कमल रूपी चरण वाले हर की मैं वंदना करता हूँ। क्या अर्थ है इसका? कमल रूपी चरण वाले हर की मैं वंदना करता हूँ। और रूपक अलंकार किसे कहते हैं? तो वो जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। और जहाँ रूपी शब्द का प्रयोग हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। 3 भेद। पहला सांग रूपक, दूसरा है निरंग रूपक, तीसरा है पारंपरिक रूपक, पारंपरिक रूपक। आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम
पर सर्च कर सकते हैं। अगर सर्च करने पर टेलीग्राम पर नहीं मिलता है तो ये QR कोड है इस चैनल का, और इसको आप स्कैन करेंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।